नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि इस समय हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इस पार्ट में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स इन तीनों के क्वेश्चन करेंगे, जो कि टोटल 76 शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। ये शुभम जैन सर की बुक है, पीडीएफ है, उससे ही मैं करा रहा हूँ, है ना। कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं। जिसको वीडियो देखना हो तो वीडियो तुरंत देख लें, वरना आप पीडीएफ देखकर पढ़ सकते हैं आराम से उनके चैनल से डाउनलोड करके। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों बायोलॉजी क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे अपने केमिस्ट्री क्वेश्चन, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आने वाली जो परीक्षा भी चल रही है CHSL की, उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ये क्वेश्चन के। मैं इसके बाद आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन कराऊंगा, करंट अफेयर साथ साथ में। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपना। देखो, इसमें सबसे पहले बायोलॉजी क्वेश्चन लेते हैं हम, और एक एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मॉस और मार्सिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, और जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। आइए इधर से, फिर मैं बाद में लेता चलता हूँ उस साइड को भी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि मॉस और मार्सिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, मॉस और मार्सिया, मार्केशिया है। ठीक है, अगला है मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यानी कि मानव शरीर में जो हमारे भोजन जाता है, वो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, वो प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा ये है कि लिखा है कि निम्नलिखित चार में से तीन सिलेंट्रेटर संख्या के कोई आपको उदाहरण दिए गए होंगे। पूछा गया था कौन इससे संबंधित नहीं है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस जिसको हम बोलते हैं, यकृत कृमि, ये सिलेंट्रेटर ग्रुप का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं, कहलाते हैं। इनको हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बुलिमिया क्या है, तो बुलिमिया जो है वो खाने संबंधी विकार है, इसके बारे में बताता है बुलिमिया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल्स, मतलब जो कोशिका का जो पेयर है, जोड़ा है, शेप इज करेक्ट, उनके शेप में जो है वो करेक्ट है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स हमारी कैसी होती है, स्पेरिकल होती हैं क्या, या फिर जो हमारी स्पेरिकल सेल्स शेप्स की होती हैं। मसल सेल्स जो है हमारी स्पाइनल शेप की होती हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारी स्पेरिकल शेप की होती हैं, और मसल सेल्स हमारी स्पाइंडल शेप की होती हैं। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए। तो किशोरों को 3 संतुलित आहार देने चाहिए। आगे प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। कौन से, प्लास्टिड, याद रखेंगे आप। 9वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति के एक कार्यवाही इकाई के रूप में देखा जा सकता है। पूछा जाएगा किसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है साइक्लोस्टोमेटा जबड़े सहित किस में होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो कशेरुकी में होते हैं, वर्टिब्रा में, जबड़े सहित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो रिक्त का जो वैक्यूल जिसको अपन बोलते हैं, वो केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट है फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड जो है वो वसा और अपूर्ति कैलोरी, मतलब जो आपको कैलोरीज तो नहीं देते हैं, लेकिन अपूरित कैलोरी देते हैं थोड़ी बहुत, उससे भरे होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती शैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो ऑक्टोपस जो है एक मोलस्का संघ का प्राणी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा, इसका आधा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है। नेक्स्ट है कि आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगले 4 मैचिंग दी गई थी, पूछा कहता है इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। चारों को मैच करना था एक्चुअली में, ये आंसर आया था। तो देखो धन और धान सभी लोग जानते हैं। धान क्या होता है हमारा, ये चावल जो है धन और धान में आते हैं। दालें और फलियाँ मसूर वाली होती हैं। दूध और मांस क्या है हमारा, ये घी वाला होता है। और बसा जो ये गलत लगा दिया मैंने,
ये दाल और फलियाँ तो हैं मसूर की हैं। धान और अनाज जो है वो चावल से संबंधित है। दूध और मांस जो है वो हमारा मछली से संबंधित है, क्योंकि मांस मछली में होता है ना। ऐसी बसा और शर्करा जो है वो घी से संबंधित है। ये चारों मैच करना था आपको बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये CHSL में दोस्तों देखना कहीं ना कहीं से रिलेट करेंगे, एक ना एक इनमें से पूछे जाएंगे CHSL के एग्जाम में। तो लिखा गया है कि 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पूछा जाएगा कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा कितने ग्राम प्रोटीन से मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक जो है वो झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है, तो ये कोशिका द्रव से अलग करता है केंद्रक झिल्ली केंद्रक को। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को हम बहुकोशिकीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों में एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है, तो वो क्या है, टाँकना है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, नहीं पता चलता है एग्जाम में, आप पढ़ के जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेना, आप इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, तो स्तनपायी उसमें दिए गए होते, लेकिन उसमें पेंगुइन अलग हुआ होगा ऑप्शन में, तो पेंगुइन को हम टिक कर देंगे। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक यानी कि जो प्लास्टिड है कहाँ पाए जाते हैं, ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव से सवाल ज़्यादातर आए हैं, 1-2 सवाल। 24वां, किन विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक संकेतक है, तो रोग का वैश्विक बोझ जो है वो विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। कौन सा, रोग का वैश्विक बोझ। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं दोस्तों कि भोजन बिगड़ना, देखो ये अपना आंसर ही है, भोजन बिगड़ना खराब होने, बेस्वाद के विकास, बनावट के बिगड़ने और मलिनीकरण और पोषण मूल्य के नुकसान से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपना नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये आधा अधूरा दिया गया था कि जिन पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर डिजाइन नहीं होता है वे इस समूह में आते हैं। इस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यह समूह कौन सा है, वो थैलोफाइट है। ठीक है, यह समूह कौन सा है दोस्तों, थैलोफाइट है। चलिए अगले पेज के क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और कुछ दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि किसको कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, कौन कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, तो वो है हमारा लाइसोसोम। निम्नलिखित उदाहरण में से प्राथमिक मांसाहारी कौन है, तो प्राथमिक मांसाहारी ये उदाहरण आपको दिए गए थे, घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। इनमें से पूछा गया था कि प्राथमिक मांसाहारी कौन है, तो वो है अपना मेढक है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे आयोडीन के संपर्क में आने पर, पूछा गया है कि जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं, तो वे आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो नींबू जो है वो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली से मिलकर बनी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली से बनी होती है, जिसे हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं, हमारी सेल का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने दोस्तों कि किस को काम और अवकाश गतिविधि में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, किसको, तो वो शारीरिक फिटनेस को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, वो कौन सी जगह है, तो वो छोटी आंत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी को पचाता है इस जगह पर। साइकस और पीनस किस प्रकार के पौधे हैं, साइकस और पीनस जो है वो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। नेक्स्ट है, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, है ना, तो ये साइकस और पीनस जो है वो जिम्नोस्पर्म्स पौधे हैं। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्हें कौन सा शब्द गढ़ा था, यानी कि कौन सा शब्द कहा था, तो कोशिका कहा था। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36 है, पादप कोशिका में किसके कारण प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? तो पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़ा विकार जो है वो कौन सा है? एनोरेक्सिया नर्वेसा। एनोरेक्सिया नर्वेसा याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो बुखार जो है वो जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। अगर दोस्तों पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही मैं पॉलिटी का अगला वीडियो लाऊंगा, उसको आप देखिए, ज्योग्राफी का लाऊंगा, उसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। दोबारा रिपीट करके देख लेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। नेक्स्ट है कि पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो पौधे में जो संगठित संवाहक नलियों के रूप में 2 पथ निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव में क्या होते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? तो वो है फास्फोरस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वह प्रजाति जो खाली एक नग्न क्षेत्र पर, क्या लिखा है? अजीब सा वर्ड है, नग्न क्षेत्र पर करती है, आक्रमण करती है ना, खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है, मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो बस बीच में भरना था, वो आक्रमण करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि डॉक्टर किस तकनीकी का प्रयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर की दूर पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो डॉक्टर जो है वो टेलीमेडिसिन तकनीकी का प्रयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर बैठे मरीजों को ठीक करने में मदद करते हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा, ठीक है। ये देखो बायोलॉजी क्वेश्चन हमारे खत्म होने वाले हैं, थोड़े बहुत और बचे हैं दोस्तों साथियों, इनको आइए पूरा कर लेते हैं अपन। तो लिखा है कि खाग गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? खाग गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है बसा और शर्करा, जो कि सबसे पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या है? कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। अगला है, उपभोक्ता पोषण तत्वों के प्रतिधारक के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारक, वर्ड बीच में आना है, प्रतिधारक के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है? तो किसी भी जीव का सबसे छोटा भाग क्या होता है? कोशिका। नारियल की भूसी जो है वो स्क्लेरोकाइमा ऊतक से बनी होती है, नारियल की भूसी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, सभी को पता है ये तो अब क्वेश्चन नंबर 51, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है कौन? एकल गुणसूत्र या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेशंस? तो दोनों ही 1 और 2 दोनों अनुपस्थित हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कोई नहीं करता है, ना ये, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? तो सूर्य के बाद अगला आता है पौधे। एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला होती है हमारी, उसमें 10% ही किसी अन्य पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपरत खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर क्या है? तो अपरत खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर जो है वो पहला है। अगला है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितने % ऊर्जा? तो वो 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसे ही हम खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा है जो अपशिष्टों के छोटे कणों में विघटित करता है?
तो वो अपरदाहारी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्टों के छोटे कणों में विघटित करता है, तो वो अपरदाहरी। ठीक है, बड़ा अजीब से वर्ड है ये, बायोलॉजी की याद करना एक प्रकार का, आपको पढ़ना ही पड़ता है, इनको रट्टा पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये याद रखेंगे, लोहा सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब दोस्तों हम करेंगे अपने केमिस्ट्री क्वेश्चंस, इसके बाद हमने बायोलॉजी कर ली है, केमिस्ट्री, और उसके बाद हम फिजिक्स के देखेंगे साथियों, है ना। आइए अब हमारे सामने आ गए हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ से, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे और हम करते जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिडॉक्स अपक्रिया की पहचान कीजिए। रिडॉक्स अपक्रिया इनमें से कौन सी है, तो आप देख रहे हैं लास्ट वाली जो है वो रिडॉक्स अपक्रिया है, MnO2 + 4HCl, ये बन गया है हमारा MnCl2 यहाँ से, और प्लस 2H2O और Cl2 गैस बाहर निकाल दिए हैं सब। ठीक है, ये हमारी रिडॉक्स अपक्रिया है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सफ़ेद भूसी जैसी बन जाती है मैग्नीशियम जब जलती है वो। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर क्या है का कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग है। तो चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या है, विट्रियोल का तेल। H2SO4 को हम रासायनिक सूत्र जो है इसको हम विट्रियोल का तेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके हम होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अगला है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है वो प्राथमिक कच्चा माल है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है, तो हम पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के स्थानांतरण के लिए हम पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रूस ने देखो पाइपलाइन के द्वारा भेजा था अपनी पूरी गैस को उसने। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। तो बर्तन किसका बना हुआ है, ये तांबे का बना हुआ है। ठीक है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके में आपको पता ही है दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे हम एसिटिक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं। विटामिन C क्या है, विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। तो 33 जो है वो आर्सेनिक की परमाणु संख्या है। किसकी है दोस्तों, आर्सेनिक जिसको हम बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या 33 है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या कहलाता है, तो इसको हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट कहलाता है। आगे, स्पेलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। स्पेलेराइट जो है वो जिंक का अयस्क है। आगे, सिंथेटिक फाइबर आप देख रहे हैं, लिखा है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक डाई स्टफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम पेट्रो रसायन का प्रयोग करते हैं। आपको अगर ऐसी दूसरा ही वीडियो चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताना आप, मैं आपके लिए पॉलिटी का वीडियो लाऊंगा ज़रूर, जो कि GD के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें, और करंट अफेयर डांस वगैरह जितने भी आए हैं GD के सभी मैं लेते आऊँगा, क्योंकि अभी CHSL की परीक्षा आपकी 21 तारीख तक चलना है ना। तो 21 के पहले आप इसको देख के जाइए, तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहीं से करंट अफेयर के फंसेंगे सीधे सीधे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है, तो ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है। अगला है, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। भोजन पकाने के लिए ऊर्जा जो है वो हमें रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। भोजन पकाने के लिए ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रकृति से पहचाना जाता है।
सामान्यतः उसे क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। ठीक है। एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन और एल्काइन ये तीन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे तीनों। पहला होता है एल्कीन CnH2n+2, याद रखना है CnH2n+2। दूसरा है एल्कीन, पहला एल्केन फिर एल्कीन ये वाला है, फिर लास्ट वाला एल्काइन जो होता है उसमें -2 कर देते हैं, और कुछ नहीं है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, उसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है, तो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है वो धातुकर्म उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो उसने कितने तत्व याद किए थे, 63 मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब 63 तत्व उसने याद किए थे। प्लास्टिड जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है, जेनॉन एक उपधातु नहीं है। चलिए आगे लेते हैं हम क्वेश्चन को अगला अपना। निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंतक्षय होता है, तो कैल्शियम के कारण, सबको पता है ये तो। ठीक है। निम्नलिखित में से मनुष्य किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग को। निम्नलिखित में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हम फूल्स गोल्ड कहते हैं, यानी कि मूर्खों का सोना कहते हैं हम, तो हमारा वो है आयरन पायरेट को कहते हैं, शायद इसमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र है NaTCO3 × 10H2O, जिसमें हम 10 बाल्टी का प्रयोग करते हैं। ध्यान है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है, 10 बाल्टी कपड़े धोने के लिए धोने का सोडा है, तो NaTCO3 × 10H2O। एथेनॉल एसिड का रासायनिक सूत्र, तो एथेनॉल एसिड का रासायनिक सूत्र जो है वो CH3COOH है। एथेनॉइक एसिड का रासायनिक सूत्र। परमाणु संख्या 12 किसकी है, हमारे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। जिंक की 30 होती है, कॉपर 29 होता है ना परमाणु संख्या। स्टील के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है, स्टील को आकार देना अंतिम चरण है। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं होती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम करते हैं वो वाटर का, वो किसका उदाहरण है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे पानी का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, तो चांदी में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, चांदी में। आगे ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और किससे बना मिश्र धातु है, तो ड्यूलारुमीन जो है वो एल्यूमिनियम और तांबे से बना, कॉपर से बना मिश्र धातु है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। किसी विलगित परमाणु के केंद्रक और सबसे बाहरी खोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु आकार कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, हमारे 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र जो है वो NH4Cl है। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत में अगले उच्चायुक्त कौन है, तो विक्रम दोराईस्वामी। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है, विक्रम दोराईस्वामी। ठीक है, अगला है हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, याद रखेंगे। हैलोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। अगला है साथियों क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 है। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, ये 6.023 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या होती है। पहले पढ़ा होगा आपने इंटर वगैरह में, ये देखो इस समय भी आ रहा है। जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनाता है। कौन, जिप्सम। कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर। Fe + CuSO4 और यहाँ बन गया FeSO4 × C+Cu। यह अपक्रिया एक उदाहरण है किसकी, विस्थापन अपक्रिया की। चीज़ें अपने आप में डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया की। C2H5OH जो है वो किसका सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है ये, C2H5OH। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो
गैसें मिलती हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें मिलती हैं। अगला है कि नाभिक की विखंडन के संदर्भ में सही कथन बताइए, पहचान करना है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे इसमें, ये बड़ा क्वेश्चन होगा निश्चित ही, अब समझ में ही आ रहा है। ये देखो इसके बारे में क्या सही है। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है, ये सही होगा। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? तो सिनेबार जो है वो लेड का होता है, पीबी का। लेड का अयस्क का नाम होता है सिनेबार, है ना, निकिल का नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं हम सोलर सेल बनाने में। 53 का जो हमारे उपयोगी उर्वरक सिंथेटिक फाइबर होते हैं, प्लास्टिक चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट या फिर डाई बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं? तो दूध और फेस क्रीम हमारे इमल्सन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर किसके उदाहरण हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, और परमाणु क्रमांक 7 होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो वो हाइड्रोजन है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कपड़े धोने वाला होता है Na2CO3 × 10H2O। इससे पहले भी देखो आपने ऊपर देखा था, आया था। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। बेकिंग सोडा है ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है खाने वाला सोडा। एक अपक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और फिर उत्पाद पुनः जुड़कर अभिकारक बनाते हैं, इसको हम उल्टा अपक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रमापी का उपयोग हम हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है हमारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर लेना वीडियो को, और अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको ऐसे ही आगे। और अपने कमेंट जरूर करके बताना मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी और ज्योग्राफी के चाहिए है, और करंट अफेयर का भी जो GD में क्वेश्चन आए हैं उन सभी के मैं धीमे धीमे वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द, है ना। प्राकृतिक गैस के जलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्राकृतिक गैस के जलन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? क्वार्ट्ज जो है वो कायांतरित चट्टान है, क्वार्ट्ज। अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? अनबुझा चूना जो है वो तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा अनबुझा चूना। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, गलत। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, ये भी गलत। अम्ल जबकि जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे तो क्षार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे तत्व हैं की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है? तो CgM एक अर्धधातु नहीं है। हैलोजन क्या है? हैलोजन आवर्त सारणी में 17वें समूह में उपस्थित है हैलोजन। ईस्ट और हाइड्रोजन के पैराऑक्साइड बनते हैं, कैसे बनते हैं? ऑक्सीजन से। ईस्ट और हाइड्रोजन के पैराऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? तो एक गैस के एक मोल के लिए सही है तो V1/V2 आयतन होता है ना, और T1/T2 तापमान के लिए है। गैस में क्या होता है? दाब स्थिर होता है हमारा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें खाली जगह का जोड़ा या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः शुष्क बर्फ कहा जाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। तेल का वनस्पति में रूपांतरण।
एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है, तो वो हमारा कौन सा है, ब्रोमीन है। ह्यूमस एक गहरे रंग का अकष्टलीय पदार्थ है, ह्यूमस, और यह आगे लिखा है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, तो ये ह्यूमसी भवन के परिणाम स्वरूप बनता है। ब्लू पेट्रोल का रासायनिक नाम क्या है, ब्लू पेट्रोल को हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, CuSO4। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र C3H4। लैंथेनाइट्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, तो लैंथेनाइट जो है वो 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्यतः नाम है क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्यतः नाम क्या है, क्वार्ट्ज है। किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 2n²। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, तो वो सिल्वर है। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अपक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं, तो लेड क्लोराइड और कॉपर ये बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग है, तो ये दूसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम प्रगलन। तो यहाँ तक दोस्तों हमने केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कर लिए सभी, आप देख रहे हैं बायोलॉजी की भी हम लोगों ने कर ली कंप्लीट। अब हम करते हैं आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन, है ना। लास्ट क्वेश्चन यही रहेंगे फिजिक्स वाले, बहुत ही कम है ये भी, आप थोड़ी देखेंगे, और उसके बाद फिर देखो मैं अगले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक, आप इनको ऑडियो के फॉर्म में भी अगर सुनते रहेंगे तो भी धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे। चलिए, लिखा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की गलत जोड़ी है, तो पता है दाब का मात्रक न्यूटन थोड़ी ना होता है, तो ये तो गलत दिया गया है कि नहीं है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा को हम एमीटर द्वारा नापते हैं, किसके द्वारा, एमीटर द्वारा। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है, तो डिस्कस का जो वजन होता है वो 2 किलोग्राम होता है और इसका व्यास जो है वो 22 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसमें प्रवाहित होने वाले समय के अनुपाती होता है। ये एक बात कर रहा है चालक विद्युत धारा जो है उसके बारे में, तो ये जूल का नियम कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं सौर सेल में। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए थे एक्चुअली में, तो ज़्यादा मैं करा भी नहीं पाऊँगा, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप का प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, करंट जैसे रिलेटेड क्वेश्चन एक प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है, वही दाब का मात्रक न्यूटन फिर से दे दिया गया है जो पहले पूछा गया था, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन एक प्रकार का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक कर लिए हैं, अपने बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हो गए सभी, और बायो के क्वेश्चन कर लिए हमने सभी, केमिस्ट्री के भी हो गए हैं और फिजिक्स के भी हो गए। अब पूरी वीडियो को एक बार दोबारा सुन लेना, चाहे देख लेना, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको अपने आप रिपीट हो जाएंगे, थोड़े थोड़े याद रहेंगे। इसी सेल में अगर आ गए तो आप टिक करके आ पाएँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना अगला वीडियो में करंट अफेयर का लाऊं या फिर पॉलिटी या ज्योग्राफी का लाऊं। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नए अपने वीडियो में। धन्यवाद।